बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हम लोग 1.4 की डिस्कशन कर रहे हैं और उसके अंदर लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इन केस ऑफ पार्टली पेड शेयर्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। जी बेटा पढ़िए। अभी आपने ऊपर बढ़ा कि यार कोई फर्दर लायबिलिटी नहीं है, जितनी इन्वेस्टमेंट की बस उस हद तक जिम्मेदार है, लेकिन उसने कहा उसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है जी पढ़िए। अगर 100% शेयर्स की पेमेंट ना हुई हो तो जितनी अमाउंट रहती हो अनपेड शेयर वाली वो अमाउंट वो पे करेगा। ये बात हमने कैलकुलेशन की थी, याद है आप लोगों को? चलें प्लीज एग्जांपल 2 सब पढ़िए और जरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जी जी बेटे, राइटिंग को ओके ओके। जी प्लीज सॉल्व कीजिए, जरा देखिए लोगों ने हाफ पे किया है, कितना पे किया और रिमेनिंग पे करना होगा। परफेक्ट परफेक्ट। 2.5 पर शेयर अभी अनपेड था। सब पहुंच गए हैं बेटे भी दोनों? जी चलो, सबने पढ़ ली तो चले आगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो चलो। वार्न जी, क्रेडिटर को कैसे पता चलेगा जरा देखिए पढ़िए। तो आपको याद है हम लोगों ने एक बात और भी पढ़ ली थी पढ़ते पढ़ते ही कि जनाब हम नाम के साथ क्या वर्ड लिख देंगे? लिमिटेड का। अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो अभी हमने वैसे पढ़ा नहीं प्राइवेट या पब्लिक क्या होती है, लेकिन हमने ये पढ़ लिया कि अगर प्राइवेट होगी तो नाम के साथ लिख देंगे प्राइवेट लिमिटेड, और अगर पब्लिक हुई तो लिमिटेड का वर्ड, और अगर गारंटी लिमिटेड हुई तो गारंटी लिमिटेड। इज दैट क्लियर? चलो पढ़िए जरा प्लीज। Limited liability to the attention of everyone dealing with it. This is why private limited companies in Pakistan are required to include the word private limited in their names. तो इसका मतलब हर बंदा खुशी से नहीं लिख रहा, लॉ ने रिक्वायरमेंट डाली हुई है, लॉ ने कंपल्शन की हुई है जी। It is also why public companies in Pakistan are required to include the words limited in their company. So उन्होंने अपने नाम के साथ लिमिटेड का वर्ड लिखना है। इज दैट क्लियर? चलें जरा आगे चलते हैं। अब इस 1.5 लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। अब इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों से डिस्कस करता हूं, फिर हम इस 3 लाइनों को पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। बेसिक लेक्चर के अंदर मैंने एक हल्की सी बात की थी जहां पे हम डिफरेंस पढ़ रहे थे बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो मैंने वहां पे कहा था कि जितनी भी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर वो कहाँ रजिस्टर्ड हैं, किस कंपनीज एक्ट के अंदर? SACP के अंडर रजिस्टर्ड है, अंडर कंपनीज एक्ट 2017। इसे हम यूँ लिखते हैं जी, कंपनीज एक्ट 2017। जितनी भी कंपनीज हैं वो इस कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड। इससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 होता था, वो रिपील्ड हो गया। जो ही एक नया लॉ आया पिछला लॉ रिपील्ड, खत्म, यानी कि आउटडेट हो गया, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। पहली बात समझ आ गई? अच्छा, फिर उसके बाद एक लेक्चर के अंदर, सेकंड या थर्ड लेक्चर के अंदर मैं बार बार एक वर्ड ले रहा था फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, कि यार हम फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में बात है, नाम लिख दो शेयर होल्डर का, याद है आप लोगों को? सो 2 तरह के फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट कंपनी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से मुराद है कंपनी की फॉर्मेशन, बुनियाद रखी जा रही है। जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, को बनाया जा रहा है, तो 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कंपनी की लाइफ में। द वन इज कॉल्ड MOA एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों मैं इंशाल्लाह जब चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूँगा मेमोरेंडम और आर्टिकल का, तो आप लोगों को ओरिजिनल कंपनी के, इवन के रिडोल्फ की कह देता हूँ, रिडोल्फ लाइफ साइंसेस के डॉक्यूमेंट मैं कॉपियर के पास रखवा दूंगा ताकि आपको ये पता हो ये 2 पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनते कैसे हैं। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है,
बस लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया कि इन डॉक्यूमेंट्स में क्या मौजूद होना चाहिए, दैट्स ऑल। मतलब हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं डाल रहे, मैं ये कह देता हूं, हम लॉ ने जो जो बातें कही कि इन डॉक्यूमेंट्स में मौजूद होनी चाहिए हम वो डालेंगे। सो हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो इसकी फॉर्मेशन पे बात करेगा, ठीक है। अभी नहीं, अभी हम सिर्फ एक सिंपल वर्ड सुन के आगे चले जाएंगे। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है एक्चुअली? कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी का, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कंपनी का आइन, ठीक है, पाकिस्तान का भी एक आइन है ना 1973 का, है ना। सो उसी तरह कंपनी का आइन, के कंपनी की फॉर्मेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें लिखी जाएंगी। किसके लिए? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए, उनको बताने के लिए कि हमारी कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये कंपनी कैसे फॉर्म हुई, कितने डायरेक्टर हैं, कितने मेंबर्स हैं, इसके अंदर और क्या क्या प्रोविजंस हैं। अभी उस पर नहीं जा रहा, सिर्फ आसान लफ्ज याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का आइन, क्लियर। और आर्टिकल को मैं आसान लफ्जों में कहता होता हूं, ये कंपनी की रूल बुक है। भाई चलेगी कैसे, रूल सारे इसमें डिफाइन होंगे। आपको लग रहा है क्या ये व्हीकल है जो चलेगी? चलने से मुराद ये देखो, कंपनी है ना, मीटिंग्स होनी है, डायरेक्टर की भी होनी है, मेंबर की भी होनी है, कमेटी की भी मीटिंग होनी है, अदर मीटिंग्स भी होनी है। कैसे होंगी, क्या रूल्स होंगे, कितने लोग आएंगे, किन किन को इनवाइट किया जाएगा, नोटिस कैसे भेजा जाएगा उन लोगों को, उनको कैसे बुलाया जाएगा। बात समझ आ रही? किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था क्या सारे मेंबर्स को नोटिस भेजा जाता है, तो मैंने कहा था यस। तो वो क्या है? रूल। बातें समझ आ रही हैं? कंपनी को ट्रांजैक्शन करने लगेगी तो कैसे करेगी, ठीक है। कंपनी मीटिंग में बैठने लगी है तो मीटिंग में वोटिंग कैसे होगी, वोट डालने ना, किसी एक पर्टिकुलर बात पे डिसीजन लेने, हम नहीं मान रहे, हम कहते हैं चलो वोट डाल लेते हैं, वोट के उसूल क्या होंगे। मेरी बात, ज्यादा एक्सटेंसिव होगा एज कंपेयर टू मेमोरेंडम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बातें समझ आ रही हैं सब? मेरा ख्याल है 2 लफ्ज मैंने सिर्फ सिखाए हैं, अभी मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। मैंने अभी सिर्फ आपको कहानी बताई है कि ये कॉन्स्टिट्यूटिंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, कंपनी का आइन है जो कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के लिए बनाया है। मैं पूरा देख देता हूं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, कि भाई बाहर वाली लोगों को बताया जा सके कि जनाब हमारी कंपनी का आइन क्या है, कैसे चलेगी, हमने क्या बुनियाद रखी है, हमारा बेसिक मंशूर क्या है, मैंडेट क्या है कंपनी का। और AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मींस द रूल बुक, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। इज इट क्लियर? चलो, और इनकी फॉर्मेशन हम कहां देख रहे होंगे? चैप्टर नंबर 2 में डिटेल देख रहे। चले जी, अब मेरे लिए को पढ़े। Relevant law. Companies are created by a process established by company law. Companies Act 2007. जी ठीक हो गया जी। तो कंपनीज क्रिएट होती हैं या फॉर्मेशन होती है उनकी कंपनीज एक्ट के अंदर। जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। A company must also have a written constitution. रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ जी आइन है इनका जी। The constitutional document that focuses on external stakeholders called memorandum. जी, यही कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट किसको फोकस कर रहा है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को। उनको बताना चाह रहे हैं कि हमारी फॉर्मेशन की, हमारी कंपनी का आइन क्या है, बुनियाद क्या है। क्लियर जी? इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं सेकंड चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़नी है, इसलिए अभी डिस्कस करने का फायदा नहीं। अभी सिर्फ 2 वर्ड याद रखने हैं, मेमोरेंडम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर्टिकल मतलब रूल बुक। चलें जी प्लीज अगली बात, आर्टिकल ऑफ The bylaw which focuses on internal procedures of a company are called article. इन्होंने वर्ड क्या लिख दिया? इंटरनल प्रोसीजर, और मैंने आसान लफ्ज क्या सिखा दिया? रूल बुक ऑफ द कंपनी। क्लियर? चलें जी आगे आ जाएंगे। अब डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनी आपको नजर आ रही है? 2.1 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 जी। अच्छा, अब यहां पे पहले जी प्लीज कंपनी की डेफिनेशन सिर्फ पढ़िए और कंपनी लॉ की डेफिनेशन पढ़िए जी। फर्स्ट 2 डेफिनेशंस। Company means a company formed and registered under the Companies Act 2017 or a company. और दी कंपनी ये भी लिखा हुआ। अच्छा, इसका मतलब है जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बनेगी वो कंपनी है, दैट्स ऑल। यही कंपनी की डेफिनेशन है, इससे ज्यादा कोई डेफिनेशन नहीं है जी। कंपनी लॉ Company law means the
रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1930। सबसे पहले क्या चल रहा था? 1913 का आइन। फिर क्या आया? कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, और उसके बाद कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016, लेकिन ये रिपील्ड हो गया था। जी बेटे, आउटडेटेड, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जब भी एक नया आइन आ जाता है, पिछला आइन खुद ब खुद खत्म हो जाता है, नॉट इन्फोर्सेबल हो जाता है, तो उसे कहते हैं रिपील्ड ऑर्डिनेंस, नॉट इन्फोर्सेबल। जी, एंड इन ऑल्सो इंक्लूड कंपनीज एक्ट 2017। 2016 में जो आया था वो रिपील्ड हो गया था, आते साथ ही नहीं अप्रूव हुआ था, जिसकी वजह से 1984 ही चलता रहा था 2017 तक। इज दैट क्लियर जी? तो अब एप्लीकेबल कंपनीज एक्ट कौन सा है? 2017। चलो जी, अब जरा थोड़ा सा जंप करके जरा नीचे आते हैं और पेज नंबर बेटे 6 पे आ जाइए, जहां पे लिखा हुआ है 2.2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लायबिलिटी। टाइप्स ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लायबिलिटी। यहां तक पहुंच गए सारे? तो बेटा 2.2 हमने जरा अपना स्केच सामने रख लें साथ, तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। ये जो भी हम कल स्केच लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल वाला, वो स्केच यही था। फर्स्ट पेज पे जो आपके स्केच है, ये यही स्केच हम पढ़ने जा रहे हैं। आपने समझ लिया हुआ है, बस हमने रीड आउट करना है। जी बेटे, मेरे लिए पढ़े कोई। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अगर आप गौर करो 2.2.1 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, फिर लिखा हुआ है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और फिर आखिर में लिखा हुआ 2.2.3 अनलिमिटेड कंपनी। तो जरा पढ़ते हैं इनको जरा यहां से। जी बेटे पढ़िए। Company limited by shares. Company limited by shares means a company having the liability of its member limited by the memorandum to the extent of amount, if any, remaining unpaid on the share respectively held by them. जी, अगर आसान लफ्जों में कहूं, इसका मतलब है हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड अप टू दी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। लेकिन ये लिमिट लिखी कहां जा रही है? मेमोरेंडम के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट के अंदर, फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के अंदर। बात समझ आई? आप पता लग रहा है कि फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिख रहे हैं हम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को बता रहे हैं कि मेंबर की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज, सॉरी मैं यहीं पे रोक के आपसे एक और सवाल पूछता हूं। अगर यही कंपनी गारंटी लिमिटेड होती तो फिर भी मेमोरेंडम में लिखा होता ना कि एक मेंबर मिस्टर सलमान ने किस अमाउंट तक की गारंटी दी हुई है। समझ आ रही है मेरा ख्याल है। चलो आगे चलिए। Most businesses that incorporate as companies are companies limited by shares. जी ठीक है। The great advantage of this form of company that is the company is stable. If shareholder approve to raise additional capital by issuing new share, इसका मतलब वो ये बताना चाह रहा है कि मोस्टली कंपनीज ने कौन सी तरह की कंपनी रजिस्टर होती हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। क्यों? क्योंकि लोगों को जब पैसा चाहिए होगा मजीद शेयर इशू करेंगे और शेयर होल्डर से पैसा ले लेंगे। समझ आई बात की? चले, इसका मतलब है जो भी प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज हैं वो किस तरफ जाएंगी? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, क्योंकि उन्हें जब भी पैसा चाहिए होगा वो मार्केट में मजीद शेयर इशू करेंगे और पैसा इकट्ठा कर लेंगे। आप सब बच्चे मेरे साथ चल पा रहे हो? समझ आ रही चीजें? देखो, मैं कहता हूं कि एक प्रॉफिट ओरिएंटेड का मकसद क्या है? पैसा कमाना, और वो पैसे कमाने की तो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना? ऐसा ही है ना, वो कहना कबर की मिट्टी नहीं मुंह बढ़ना है। सो कमाने की कोई लिमिट नहीं है। बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि मजीद से मजीद अगर पैसा कमाना है तो मजीद इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए। अब मजीद इन्वेस्टमेंट का आसान तरीका क्या है? शेयर इशू कर दो। तो फिर एक प्रॉफिट ओरिएंटेड माइंड जो है या बिजनेस जो है वो कौन सी कंपनी की तरफ जाएगा? वो कहेगा कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कि जब उसे जरूरत पड़ेगी वो ये इशू करेगा और पैसा इकट्ठा कर लेगा, पैसा रेज कर लेगा लोगों का। जी जी, ना, बेटी ने एक क्वेश्चन पूछा क्या? अच्छा, दो तरह के कैपिटल की फॉर्मेशन, वैसे तो हमने बड़ी डिटेल में चैप्टर 5 में ये पढ़ना है इंशाल्लाह। शेयर कैपिटल में हम फिर भी थोड़ा सा मैं बेटी के लिए बता देता हूं कि शेयर कैपिटल में दो तरह का कैपिटल नजर आता है आपको। एक को हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल और एक को हम कहते हैं पेड अप कैपिटल या इशूड कैपिटल। यही पढ़ते आए हो आप अकाउंटिंग में, ऑथराइज्ड और पेड अप या इशूड कैपिटल। बेटी का क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऑथराइज्ड कैपिटल हर साल चेंज होता है? नहीं।
क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट होती है। क्यों? क्या मैक्सिमम लिमिट? यहीं पे थोड़ा सा आंसर कर देता हूँ, बाद में फिर छोड़ दूंगा। ये कंपनी जब फॉर्मेशन होने लगती है और ये बनाती है MOA, तो उसके अंदर मेंशन कर देती है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम अमाउंट है, जितनी उनकी सोच आती है उतना वो लिख देते हैं। जिनको उनका लगता है कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी बढ़ते 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 भी कितनी ऊपर भी गए तो इतना शेयर कैपिटल इशू करेंगे, उतना कैपिटल लिख दिया जाता है एज ऑथराइज कैपिटल। मेरी बात समझ आई है? सो ऑथराइज कैपिटल हर साल चेंज है। क्यों चेंज नहीं होता? एक और पॉइंट बता देता हूं छोटा सा इसके, क्योंकि हमने चेंज भी पढ़ना है, चेंज इन ऑथराइज कैपिटल, उसमें कबाहत ज्यादा है। क्यों कबाहत ज्यादा? जरा थोड़ा सा सोचो। एग्जैक्टली बेटी पहुंच गई कि देखो कहां लिखा हुआ ऑथराइज कैपिटल, मेमोरेंडम में। तो अगर चेंज करना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम को चेंज करना। इट्स प्रीमेच्योर। बड़ा मुझे अच्छा लगा आप लोगों को समझ आ रही है, इसका मतलब है, वरना ये चेंज ही समझाना मुश्किल होता है कि क्यों चेंज करेंगे। सो ऑथराइज कैपिटल चेंज करना पड़ा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट चेंज करना पड़ेगा, और उसको चेंज करने के लिए कबाहत है, एक पूरा प्रोसीजर है जो उसको चेंज करने के लिए चाहिए हमें। बात समझ आई? बस इतना होल्ड कर लेता हूं क्योंकि ये चैप्टर 5 में पढ़ना है और वो चैप्टर 2 में पढ़ना है। ठीक है, अभी बताते, मैं तो बताता चला जाऊंगा, मुझसे पूछते जाओगे मैं बताता जाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा आगे चले जाओगे। चलो वापस आओ जी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। Company limited by guarantee means a company having the liability of its member limited by the memorandum to such amount as a member may respectively thereby Undertake to contribute to the asset of the company in the events of its being wound up. A company limited by guarantee may or may not have share capital. बेटा उसने पहली लाइन जो बहुत मुश्किल करके उसने बताई एक्चुअली, वो कहना ये चाहता है कि having the liability of the member limited up to the amount of guarantee given. ठीक है, आसान लफ्जों में कहूँ, उसने उसको तरीका समझाने का तरीका ये कहा कि मेमोरेंडम उसे लिमिट करता है, डेफिनेट बात है, कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है, to such amount as the member may respectively thereby undertake. Undertake का मतलब क्या है यहाँ पे? कि आप हलफ उठा लेते हो कि हाँ भाई मैं इतने पैसे दूंगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कि जब कंपनी रैप अप हो रही होगी, बंद हो रही होगी, मैं इतने पैसे देने का वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, अंडरटेक करता हूं इस चीज को। मेरी बात समझ आई? तो इट्स एक्चुअली द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन। तो आप इसको आसान कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसने, मैंने आपको तर्जुमा समझा दिया कि एज द मेंबर मे रिस्पेक्टिवली देयर बाय अंडरटेक, ये अहद कर लेता है, ये प्रॉमिस कर लेता है कि वो देगा टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी के एसेट्स में कंट्रीब्यूट करेगा। क्या मतलब है इसका? बेटा यही तो बना रहे हो उस वक्त का, एसेट्स लेस लायबिलिटीज, ऐसे ही कह रहे थे ना, डेफिसिट निकाल रहे थे। वो कहता है मैं एसेट्स में कंट्रीब्यूट करूंगा, मतलब मैं मजीद पैसे दूंगा, यानी कि कहना चाह रहा है कि जो डेफिसिट आएगा मैं इसको कंट्रीब्यूट करूंगा। बात समझ आई आप थोड़ी सी? चलो आगे जी। तो ये हैविंग शेयर कैपिटल भी हो सकती है और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी। जी आगे चलिए, साथ साथ कल वाला लेक्चर जरा थोड़ा याद रखिए जहनों में। और member of company limited by guarantee not having share capital is restricted to the amount of guarantee as mentioned in memorandum. तो ये उसने देखो दोबारा ट्रांसलेशन करके आसान लफ्ज, तो आप ऊपर वाली लाइन बेशक ना याद कीजिएगा, ये वाली लाइन याद कर लीजिएगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? चले आगे। The liability of member of company limited by guarantee having share capital is restricted to the amount of guarantee as mentioned in memorandum in addition to unpaid amount on share. So अगर कंपोजिट आ जाए गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल, तो उसने कहा is restricted up to the amount of guarantee जैसी उसने मेंशन की हुई है, and in addition to the unpaid share capital, तो दोनों चीजें फिर पे करेगा। दोनों, सबको समझ आ गई? चलो आगे चलते हैं फिर। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। Unlimited liability company means a company not having any limit on the liability of its member. जी ठीक है, ये तो आसान सी बात है। This has all the advantages of a normal company except that the liability of its member is not limited. In practice, unlimited companies are fairly rare but are sometimes used by partnership styles. जी कहता है देखने में इन प्रैक्टिस ऐसी कंपनी फेयरली रेयर है, फेयरली रेयर भी नहीं है, ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनको ट्रांजिशन पीरियड दिया गया था कि आप अपने आप को कन्वर्ट कर लो इनटू लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये कन्वर्ट हो चुकी हुई हैं, बट आर समटाइम्स यूज्ड बाय एज अ पार्टनरशिप स्टाइल। ऑब्वियस बात है यार, अगर आप एक कंपनी के ऑनर्स को कह दोगे कि तुम्हारी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो फिर ऑनर्स में और पार्टनर्स में क्या फ़र्क रहा?
पार्टनर का भी तो यही काम होता था कि जब बिजनेस पे नहीं कर पाता था तो कौन पे करता था? पार्टनर्स। बात समझ आई जी? चले लो जी, यहां तक मेरा ख्याल है ये वाला जो स्केच है जो आपने पढ़ा हुआ था कल मेरे साथ, वो आपको समझ आ गई कि कहाँ लिखा हुआ है। तो सेक्शन, ये जो चैप्टर है चैप्टर 1, ये एक्चुअली सेक्शन से डील करता है। जो कंपनीज एक्ट है ना 2017, कंपनी का लिखने का अंदाज यही होता है। थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है। कंपनीज एक्ट ऐसे लिखा जाता है कि पहला सेक्शन जो होता है वो स्कोप के बारे में डिस्कशन होती है कि भाई ये एक्ट अप्लाई कहाँ होता है। उसके बाद सेकंड सेक्शन हमेशा डेफिनेशन का होता है। वो कंपनीज लॉ हो, वो बिजनेस लॉ हो, वो आपका इनकम टैक्स हो, सबका दूसरा सेक्शन नंबर 1 स्कोप और सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस होती हैं। तो हम जिस सेक्शन से डील कर रहे हैं ये सेक्शन नंबर 2 है, और फिर 2 सेक्शन के आगे सब सेक्शंस होते हैं। मैं पढ़ने का अंदाज बता रहा हूँ, सेक्शन याद नहीं करने। बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो, अब आपको समझ आती है कि सेक्शन याद नहीं करने होते, लेकिन समझा रहा हूँ जिस तरह ये लिखा हुआ है सेक्शन 2 ऑफ 20, आप देख रहे हो इसके नाम के आगे लिखा हुआ है सेक्शन 2 ऑफ 20, ऐसे करके लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? तो सेक्शन 2 इज द मेन सेक्शन, और जो उसकी आगे सब डिवीजन है दैट इज सब सेक्शन। तो 2 का अगर उसको हम पढ़े तो हम इसको यूजुअली यूं पढ़ते हैं, सब सेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 2। जो टेक्निकल वे है, जो प्रोफेशनल वे है पढ़ने का, मैं कभी जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहा हूँगा तो मैं कभी ऐसे बात नहीं करूँगा कि सेक्शन 2 ऑफ 20, ऐसे नहीं बात करूँगा। मैं हमेशा कहूँगा सब सेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 2। इज दैट क्लियर? और फिर एक और चीज़ भी समझा देता हूँ, थोड़ी सी और प्रोफेशनल बात, ताकि कभी ज़िंदगी में काम आए। वैसे अभी इस पेपर में काम नहीं आएगी, बता रहा हूँ। ये क्या है जी? सेक्शन। ये क्या हो गया? सब सेक्शन। इसके आगे भी कई दफ़ा ऐसा होता है 20 का 1, मजीद फर्दर क्लासिफिकेशन, तो फिर इसे कहा जाता है क्लॉज। क्या कहा जाता है? क्लॉज। तो फिर हम इसको यूं पढ़ते हैं, क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 2। ये पढ़ने का अंदाजा प्रोफेशनल वे है, ठीक है? चलो अब हम आते हैं जी अपने अगली बात की तरफ। यहां तक आप सब मेरे साथ डाइजेस्ट कर पा रहे हो चीजों को? चलो जी जी बेटे बताए, पूछे क्वेश्चन। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में बेटा, स्टेक होल्डर एक ब्रॉडर टर्म है। स्टेक होल्डर एक ब्रॉडर टर्म है। ये एक ब्रॉडर टर्म है। ब्रॉडर टर्म से मुराद क्या है? इसकी बाउंड्रीज बहुत वसी हैं। इसके अंदर ये कौन लोग हैं? पहले स्टेक होल्डर समझिए कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको कंपनी की ज़ात से फ़र्क पड़ता है। मतलब कि अगर मैं कहूँ बेटे, कॉलेज कोई एक पॉलिसी बनाता है, सपोज कोई पॉलिसी बनाता है जो कि आपको इफेक्ट करती है, तो आप लोग कौन हो? स्टेक होल्डर। सपोज मैं कहता हूँ कॉलेज कहता है इस कॉलेज में गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाएगा, सो आप अफेक्ट हो गए, आप एडमिशन नहीं ले सकोगे नेक्स्ट सेशन। सपोज मैं कह रहा हूँ, ऐसी बात करता हूँ, नेक्स्ट सेशन से एडमिशन नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या हुआ? आप स्टेक होल्डर हो, आप इफेक्ट हुए हो। नहीं, कंपनी की हर एक्टिविटी से फर्क पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ वो बंदा जिसको कंपनी की किसी एक्टिविटी से, ट्रांजैक्शन से उसकी ज़ात पे फर्क पड़ता है। मेरी बात समझ आई? अभी तक मैंने इतना बताया। अब ये इंटरनल भी हो सकते हैं और ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं बेटे। पहले जरा इंटरनल की बात करते हैं। इंटरनल कौन हो सकते हैं? एम्प्लॉय आपके, डायरेक्टर्स आपके, एम्प्लॉयज आपके। सबसे बड़ी एग्जांपल क्रिसेंट को अगर एक कंपनी समझें आप, या चले नेस्ले पाकिस्तान को समझ लें। नेस्ले पाकिस्तान एक पॉलिसी बनाता है एम्प्लॉयज के वाले से। नेस्ले कहता है आइंदा से किसी एम्प्लॉय को बोनस नहीं दिया जाएगा। कंपनी ने फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड कंपनी विल नॉट इशू एनी सॉर्ट ऑफ बोनसेस टू द एम्प्लॉयज। क्या इस पॉलिसी से, इस डिसीजन से एम्प्लॉय को फर्क पड़ा? ये एम्प्लॉय स्टेक होल्डर है, लेकिन ये कौन सा स्टेक होल्डर है? ये ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर का स्टेक होल्डर है। ये कोई बाहर का बंदा नहीं है, ये अंदर का बंदा है, घर के अफराद है जिनको नुकसान हुआ है इस हरकत से। तो ऐसे स्टेक होल्डर को क्या कहेंगे? इंटरनल स्टेक होल्डर। फिर कुछ स्टेक होल्डर है जो बाहर के लोगों को भी फर्क पड़ता है आपकी हरकतों से, आपके घर के डिसीजन से बाहर की दुनिया को भी फर्क पड़ता है। ऐसे स्टेक होल्डर्स को क्या कहेंगे? एक्सटर्नल।
जिसमें फॉर एग्जांपल नंबर 1, हाँ जी बिल्कुल, क्रेडिटर्स भी, शेयर होल्डर्स नहीं, एक्सटर्नल में डालें, हमसे ज़्यादा बेहतर है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। वैसे इसे इंटरनल में भी डाला जा सकता है, ये डिबेट ही है वैसे बड़ी अजीब सी, मैं इसको एक्सटर्नल कह देता हूँ तो हमेशा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कि जनाब आपकी एक्टिविटी, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्टर्ब हो तो सबसे पहले कौन इफेक्ट होगा? किसको डिविडेंड नहीं मिलेगा? शेयर होल्डर्स को। इसके अलावा आपके कस्टमर, आपके सप्लायर्स, ये कौन है? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, जिनके जो कंपनी की बाउंड्री में नहीं है, घर के अफराद नहीं है, लेकिन उस घर से कनेक्टेड जरूर है। आप क्वालिटी पुअर दे दो, आपके कस्टमर ऑफेंड होंगे। ठीक है, मेरी बातें समझ आ रही हैं? आप पैसे टाइम पे ना पे करो वेंडर्स को तो वेंडर डिस्टर्ब होंगे, इसका मतलब है वो आपसे जुड़े हुए हैं, वो भी आपके स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें अंदर के घर के लोग भी आते हैं, घर के बाहर के लोग भी आ गए। सो शेयर होल्डर उसमें से एक स्टेक होल्डर है। बात समझ आ गई? सो स्टेक होल्डर एक ब्रॉडर टर्म है, उनमें से एक छोटा सा स्टेक होल्डर शेयर होल्डर भी है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है। मतलब कई दफा आप देखो तो आपको पता लगेगा जो कार्बन एमिशन वाली कंपनीज हैं उनको कहा जाता है इससे ज्यादा कार्बन एमिट नहीं करना अपने साल में, उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रही है। सो इनफैक्ट गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर बन गई। आपने उधर से कार्बन एमिशन ज्यादा की, इधर से आपको पेनल्टी आनी है गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों? क्योंकि वो आपका स्टेक होल्डर है, वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। बात समझ आ रही है बेटे? चलो ले जी, अब हम आते हैं वापस ऊपर आ जाते हैं जी। हमने जहां से स्टार्ट किया था कंपनी लॉ तक पढ़ा था हमने जी। एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं। हमने कंपनी पढ़ लिया, राइट? कंपनी की डेफिनेशन क्या पढ़ी? जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो कंपनी है। एक और डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट, ये वर्ड आप बहुत ज्यादा दफा देखोगे इस्तेमाल इसका आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, या मैं यूं कहूं आगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है जी? पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं जो आज की क्लास में, कि कुछ कौन सी ऐसी चीजें जो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएंगी। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? आर्टिफिशियल टर्म है। वंस अगेन मैं अक्सर इसे बीसी के नाम से याद रखता हूं, लेकिन आप लोग इसको जैसे मर्जी याद रखें। बॉडी कॉर्पोरेट, अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट क्या क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? अच्छा पहले एक चीज समझा दूं, ये चूंकि एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है जिसमें आप जा रहे हो, एंटर हो रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ रहे हो। ठीक है, कंपनी को एक आर्टिफिशियल समझना, डाइजेस्ट कर लिया ना। अभी वक्त के साथ साथ जब ये सेशन खत्म होगा आपके लिए ये नेचुरल बात बन जाएगी, बहुत कॉमन बात बन जाएगी। आज फर्स्ट डे पे शायद ये समझाना बड़ा मुश्किल था कि यार ये लीगल पर्सन है, ये आपकी तरह ही है बिल्कुल, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे चलते जाओगे तो आप इस चीज़ को एब्जॉर्ब करके इसको एक कॉमन, एक नेचुरल चीज़ बना लोगे। बिल्कुल इसी तरह बॉडी कॉर्पोरेट, अब चूंकि आर्टिफिशियल वर्ल्ड में एंटर हो गए हो तो फिर कुछ और आर्टिफिशियल टर्म्स भी सीखनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, अब आर्टिफिशियल टर्म में एक और टर्म है बॉडी कॉर्पोरेट लॉ की नज़र में, उसकी कुछ है, कुछ आगे जाके जब हम प्रोविजंस पढ़े होंगे, जब हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेच्योर हो रहे होंगे तो हम देखेंगे कुछ बेनिफिट्स हैं बॉडी कॉर्पोरेट को। बॉडी कॉर्पोरेट, जिसको भी बॉडी कॉर्पोरेट क्लासिफाई किया जाएगा, उसको कुछ बेनिफिट्स, कुछ प्रिविलेजेस हासिल हैं। वो प्रिविलेजेस समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा ना कि बॉडी कॉर्पोरेट लॉ कहता किसे है। कंपनी लॉ जो कि खुद एक आर्टिफिशियल है, पर्सन है, वो किसे बॉडी कॉर्पोरेट कह रहा है? इज दैट क्लियर? सो बॉडी कॉर्पोरेट कहता है जी, पहली चीज, हर वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड है, मेरी नजर में वो बॉडी कॉर्पोरेट है। आसान सी बात, सबसे आसान बात से स्टार्ट किया। इसका मतलब है एक कंपनी नेस्ले पाकिस्तान जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, या यूनिलीवर पाकिस्तान जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, वो एट अ सेम टाइम कंपनी भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है। बात समझ आई? तो उसने कहा वो कंपनी जो पाकिस्तान में बनी, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई, बनी नहीं, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई, वो क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। आसान सी बात है, मैं उसे बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा भी देता हूं। उसने कहा दूसरी बात, हर वो कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर बनी, मैं उसे भी बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा देता हूं। कंपनी
आउटसाइड पाकिस्तान। बल्कि उसको इनकॉर्पोरेट कह लें, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान। अभी तक बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? जो कंपनी पाकिस्तान में बनी, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। जो कंपनी पाकिस्तान से बाहर बनी वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। ना ना ना, हमारे एक्ट के मुताबिक बॉडी कॉर्पोरेट ना, हम अपना एक्ट की डेफिनेशन पढ़े ना 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 ना, रजिस्टर्ड नहीं होगी, रजिस्टर्ड नहीं होगी। जो भी कंपनी होगी वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी। नहीं, अभी थोड़ा सा टेक्निकल इसको होने दे, अभी बताता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा सिर्फ। जब हम फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ लेंगे ना तो आपके ये जो थोड़े से वो है ना प्रॉब्लम्स, ये रिजॉल्व हो जाएंगे, थोड़ी उलझन है। मैंने कहा जो कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, जो कंपनी पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। ये नंबर 3, जिसे गवर्नमेंट कह दे कि मैं इसे कहते हूँ ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है। मतलब गवर्नमेंट के क्रिसेंट कॉलेज जो है ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो समझ लो आज के बाद से ये बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा रखती है। 3 बातें बताई हैं मैंने अभी तक। वो कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई, रजिस्टर्ड हुई, वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। वो कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड हुई, इनकॉर्पोरेट हुई, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। और वो इंस्टीट्यूशंस जिसे गवर्नमेंट कह दे ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट है। मेरी बात समझ आई यहां तक? जैसा फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कह दे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बॉडी कॉर्पोरेट है तो समझ लें कि वो स्टेट बैंक आइंदा के बाद से बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा रखता है। और जहां जहां आगे प्रिविलेजेस गिवन हैं, जहां जहां बेनिफिट्स लॉ ने बताए हुए हैं बॉडी कॉर्पोरेट के, वो स्टेट बैंक वो बेनिफिट्स एंजॉय करेगा। बात समझ आई? आसान बात समझ आई? ये क्यों किया जा रहा है, ये क्यों बताया जा रहा है? ताकि प्रिविलेजेस दे सकें, बेनिफिट्स दे सकें फ्यूचर में। ठीक है, तो जरा पढ़ते हैं फिर बॉडी कॉर्पोरेट को। थोड़ा सा डेफिनेशन ऊपर से पढ़ते हैं। जी पढ़िए। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड, दोनों वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉर्पोरेशन जी, जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक बनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। अच्छा, एक और मैंने लॉ में भी जब बी लॉ पढ़ा रहा था तब भी बड़ी बताया था, लेकिन आज भी दोबारा बता देता हूँ। 2 वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है और कंपनी लॉ के अंदर तो बहुत ज्यादा, बी लॉ में इतना नहीं नजर आता था उसका यूजेज, लेकिन और एंड का याद रखिएगा। ये और या एंड का बहुत बड़ा रोल होता है जी। हाँ बिल्कुल। सो और या एंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट देखें कि और में, और का कॉन्सेप्ट ये है कि ये तीनों शर्तों में से अगर फॉर एग्जांपल शर्तें गिवन है तीनों, तो तीनों में से कोई एक भी पूरी हो गई तो समझ लो कंडीशन पूरी हो गई। और एंड का मतलब है अगर तीनों शर्तें पूरी होंगी तो अप्लाई होगी प्रोविजन, वरना नहीं अप्लाई होगी। रिपीट कर रहा हूं, और का मतलब है कि अगर 3 कंडीशंस हैं तो तीनों में से कोई एक भी पूरी हो गई तो प्रोविजन ऑफ लॉ अप्लाई हो जाएगी। और एंड का मतलब है कि तीनों में से तीनों पूरी होंगी तो प्रोविजन ऑफ लॉ अप्लाई होगी। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आई? अब यहां पे अगर आप गौर करो तो डेफिनेशन में उसने फर्स्ट लाइन के बाद और लिखना भूल गया वैसे, लेकिन और यहां पे भी टेक्निकली लिखा हुआ है, और अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, और यानी कि इन तीनों में से कोई एक भी पूरी हो जाए तो हम कहेंगे कि वो बॉडी कॉर्पोरेट है। मैं रिपीट करूं ये बात, या समझ आ गई, डाइजेस्ट हो गई? फिर इसी तरह उसने लिखा और अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैट्यूट, मतलब आपके लॉ ने, आपकी गवर्नमेंट ने उसे स्पेसिफाई कर दिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो है। बात समझ आई है? मतलब कि इसे कहते हैं पावर सेक्शन। ये जो लास्ट वर्ड लिख पड़ा है ना, इसे पावर सेक्शन कहते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट को हर सेक्शन के अंदर एक पावर दे दी जाती है कि तू कुछ करना चाहे ना तो तू कर ले। ठीक है, ये बिल्कुल इख्तियारात देने वाली बात होती है। इज दैट क्लियर? चलो सो मेरा ख्याल है हम यहीं तक कंक्लूड करते हैं, क्योंकि आगे वाली जो 2 बातें हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल और हो जानी है। कि ये तो हमने पढ़ लिया कि ये बॉडी कॉर्पोरेट हैं, कौन से नहीं हैं। देखो आगे वर्ड देखो, लाइन, बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसका मतलब है ये तो शामिल है ऊपर वाली 3 बातें, लेकिन ये अगली 2 बातें बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाएंगी। इज दैट क्लियर? तो इंशाल्लाह यहीं से आगाज करेंगे। अल्लाह ताला सबको आसानी अता फरमाए।